लेकिन आज के कार्यक्रम में क्या है? अरे बताते हैं भाई, थोड़ी बात तो करने दो। चलो खैर, बात में करेंगे। पहले बता देते हैं कि आज के कार्यक्रम में आप क्या सुनने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह सबसे पहले मीना की कहानी, मधुमक्खी का छत्ता। अब भाई मधुमक्खी का छत्ता है तो मधुमक्खी के छत्ते को याद करके कोई ना कोई शरारत याद आ जाती है। अब बिल्कुल सही कहा, पत्थर मारने की। तो मीना की कहानी में क्या होता है मधुमक्खी के छत्ते के साथ, वो हम सुनेंगे। उसके बाद कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हम सुनेंगे विषय संस्कृत रुचिरा का पाठ 2, दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी जो बुरी बुद्धि के लोग होते हैं ना, उनका विनाश होता है। इतनी संस्कृत तो मुझे भी आती है साथियों कि मैं पाठ का अर्थ आपको बता सकूं। और उसके बाद कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हम सुनेंगे विषय विज्ञान का पाठ 3, परमाणु एवं अणु। तो सबसे पहले मधुमक्खी का छत्ता। आप कभी पत्थर मत मारना मधुमक्खी के छत्ते को, नहीं तो क्या होगा आप सबको पता है ना। चलो सुनते हैं ये कहानी। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, चलो जल्दी से मिलते हैं मीना से। जानता हूँ आप सब यही सोच रहे हैं ना कि आज मैं इतनी जल्दी में क्यों हूँ। भाई आज मेरी छोटी बहन का जन्मदिन जो है, और मुझे जल्दी से वापस जाके पूरा घर भी सजाना है। जैसे मीना सब बच्चों के साथ मिलकर अपनी क्लास को सजा रही है। बिल्कुल सही कहा। बच्चों, जैसा कि तुम सब जानते हो, कल हमारे स्कूल का वार्षिक दिवस है, इसीलिए हमें आज ही पूरे स्कूल को रंग बिरंगे चित्रों से सजाना है। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी अपने चित्रों में रंग भरो, सरपंच जी आते ही होंगे। सरपंच जी? लेकिन बहन जी, वार्षिक दिवस तो कल है, फिर सरपंच जी आज क्यों आ रहे हैं? मीना, सरपंच जी आ रहे हैं हमारी तैयारी देखने। चित्रकारी देखने। बहन जी, मुझे थोड़ा और रंग चाहिए। अभी लाती हूँ कृष्णा। बहन जी, मुझे कैंची और गोंद चाहिए। मैं ये रंग बिरंगे कागज कैंची से काट के उन्हें गोंद से चिपका के एक लड़ी बना दूंगी, जिसे हम अपनी क्लास के बाहर लटका देंगे। बाहर लटका देंगे, क्लास को सजा देंगे। शाबाश मीना। दीपू, जरा यहाँ आओ। जी बहन जी। देखो दीपू, हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई हैं। उनका नाम है रजनी बहन जी। हाँ बहन जी, हम उनसे आज सुबह ही मिले थे। मैं रजनी बहन जी के पास रंग, कैंची और गोंद लेने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ, तुम क्लास का ध्यान रखना, ठीक है? जी बहन जी। लो भाई, मीना की बहन जी तो नई टीचर रजनी के पास चली गई, और उनके क्लास से बाहर जाते ही मोनू की शरारतें शुरू हो गईं। अरे ये मोनू तो सबको चौक के टुकड़े फेंक के मार रहा है। एक लगा। मोनू, तुम सबको चौक क्यों मार रहे हो? मार थोड़ी रहा हूँ। मैं तो बस खेल रहा हूँ दीपू। याद नहीं मोनू, एक बार ऐसे ही खेल खेल में चौक का एक टुकड़ा सुनील की आँख में लग गया था। ओह हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ मीना, मेरा कुछ खेलने को मन कर रहा है। चलो बाहर चल के कुछ खेलते हैं। बाहर कितना प्यारा मौसम है, कितनी तेज हवा चल रही है। दीपू, मैं बाहर जाके खेल लूं? नहीं मोनू, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो बहन जी के आने के बाद उनसे पूछ के जाना। उनसे पूछ के जाना, घूम फिर के आना। हाँ, ठीक है। जब तक बहन जी नहीं आ जाती, ये खिड़की खोल के ठंडी ठंडी हवाई खाता हूँ। दीपू, यहाँ आके देखो ना, खिड़की के पास कितना मजा आ रहा है, कितनी ठंडी हवा है। नहीं मोनू, मुझे जरा बाहर जाना है। मुझे तो जाने नहीं दिया, और खुद देखो कैसे मजे से बाहर चला गया ये दीपू। मोनू, खिड़की बंद करो ना, देखो सबके चित्र हवा से उड़ रहे
वो देखो, बाहर पेड़ पे मधुमक्खियों का छत्ता है। हाँ, मधुमक्खी का छत्ता। मुझे तो डर लग रहा है। अरे बाप रे, कितना बड़ा छत्ता है मोनू। हाँ सुनील, एक खेल दिखाऊं? कैसा खेल मोनू? इन सारी मधुमक्खियों को एक साथ उड़ाऊं? एक साथ? वो कैसे? इस चौक से। ये मैंने मारा चौक। रुक जाओ मोनू। इससे पहले कि मीना मोनू को रोक पाती, मोनू ने चौक का एक टुकड़ा मधुमक्खियों के छत्ते पे दे मारा और सारी मधुमक्खियां इधर उधर उड़ने लगी। कुछ मक्खियां तो खिड़की के रास्ते क्लास के अंदर भी आ गईं। सभी बच्चे चीखते चिल्लाते यहाँ वहाँ भागने लगे। यहाँ से भागो मीना। एक मिनट सुनी, सबसे पहले इस खिड़की को बंद करना होगा, वरना और भी मधुमक्खियाँ क्लास में घुस आएंगी। क्लास में घुस आएंगी, सबको काट खाएंगी। मीना ने समझदारी दिखाते हुए जल्दी से खिड़की को बंद कर दिया और सुमी के साथ बाहर भागते हुए वो बहन जी से टकरा गई। बच्चों को इस तरह भागता देख के बहन जी के साथ साथ सरपंच जी और नई टीचर रजनी बहन जी भी हैरान हो गए। अरे सुमी, मीना, क्या हुआ? तुम सब ऐसे बाहर क्यों भागे जा रहे हो? बहन जी, अंदर मधुमक्खी आ गई है। मधुमक्खियाँ? हाँ सरपंच जी। लेकिन मधुमक्खियाँ क्लास में आई कैसे मीना? मैं बताता हूँ रजनी बहन जी। मोनू ने बहन जी के बाहर जाते ही खिड़की खोल दी थी और लेकिन सुनील, किसी ने मोनू को रोका क्यों नहीं? दीपू कहाँ है? बहन जी, दीपू तो आपके जाते ही बाहर चला गया था। मीना, जाओ उसे ढूंढकर बुला लाओ। जी बहन जी। मीना ने दीपू को पूरे स्कूल में ढूंढा, लेकिन दीपू कहीं नहीं मिला और आखिर में स्कूल के शौचालय के बाहर मीना ने जोर से आवाज लगाई, दीपू, दीपू। मैं यहाँ हूँ मीना, बाथरूम में। जल्दी आओ दीपू, सरपंच जी आ गए हैं। बहन जी तुम्हें बुला रही हैं। तुम्हें बुला रही हैं। मधुमक्खियाँ उड़ा रही हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। और मीना वापस अपनी क्लास में पहुंची। बहन जी, दीपू शौचालय में है, बस आता ही होगा। लो, वो आ रहा है दीपू। दीपू, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे आने तक क्लास का ध्यान रखना। बहन जी, मुझे बाथरूम जाना था तो। लेकिन दीपू, इतनी देर तक तुम बाथरूम में? बहन जी, आपने ही तो कहा था कि शौच के बाद पूरा 1 डिब्बा पानी डालना। हाँ, वो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सबको शौच के बाद कम से कम 1 डिब्बा पानी डालना चाहिए। तभी तो मुझे आने में देर हो गई बहन जी, क्योंकि शौचालय में पानी बहुत धीरे धीरे आ रहा था। पूरा डिब्बा भरने में बहुत समय लगा बहन जी। क्या दीपू, बिना पानी डाले ही आ जाता? कम से कम क्लास में मधुमक्खियाँ तो ना आती। नहीं सुमी, दीपू ने बिल्कुल ठीक किया। शौचालय साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बहन जी ठीक कह रही हैं सुमी बेटिया। अगर हम शौचालय इस्तेमाल करने के बाद पूरा 1 डिब्बा पानी नहीं डालेंगे तो वहाँ कीटाणु फैल जाएंगे और बदबू भी आएगी, है ना? जी सरपंच जी। सिर्फ यही नहीं सुमी, शौचालय में पानी न डालने से मच्छर भी फैल जाएंगे, जो मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। बहन जी, मैं अभी आती हूँ। रजनी बहन जी, आप कहाँ जा रही हैं? शौचालय 1 डिब्बा पानी डालने। मैं कुछ समझी नहीं। बहन जी, आपने कहा था कि सरपंच जी आने वाले हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी में मैं खुद शौचालय में पानी डाले बिना ही आ गई थी। ओह! लेकिन दीपू और मीना ने आज मुझे ये सबक दे दिया कि शौचालय साफ रखना सिर्फ बच्चों की नहीं, बल्कि टीचर की भी जिम्मेदारी है। मैं अभी आती हूँ बहन जी, शौचालय में पूरा 1 डिब्बा पानी डाल के। भाई वाह बहन जी, स्कूल हो तो ऐसा, जहाँ टीचर बच्चों को सिखाती हैं और बच्चे टीचर को। भाई वाह, बात तो सही है। शौचालय साफ रखना किसी एक की नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। और क्या खूब कहा है सरपंच जी ने भी, स्कूल हो तो अपनी मीना के स्कूल जैसा हो। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू कैसी कविता बना रहे हैं। स्कूल में हो या घर में हो, जब भी शौचालय जाना 1 लीटर या पूरा डिब्बा पानी डाल के आना। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। नहीं 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 नहीं,
नहीं 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 कभी नहीं। घर जैसा सुंदर गांव मेरा जी, गंदा न करना इसे जरा भी, जो न रखेगा साफ इसे करेंगे नहीं हम माफ उसे। गंदगी फैलाने वालों को, बीमारी फैलाने वालों को, खुले में जाने वालों को, मेरे साथ साथ मेरे मिलके बोलो यार मेरे नहीं 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 हे कभी नहीं। पानी की बोतल हाथ में लिए झाड़ियों के पीछे जाके बैठ गए, आती इनको शर्म नहीं, बैठ जाते हैं ये कभी भी कहीं। इन कहीं भी बैठने वालों को, बदबू फैलाने वालों को, खुले में जाने वालों को, मेरे साथ साथ मेरे मिलके बोलो यार मेरे नहीं 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 कभी नहीं। घर जैसा सुंदर गांव मेरा जी, गंदा न करना इसे जरा भी, जो न रखेगा साफ इसे करेंगे नहीं हम माफ उसे। तो गंदगी फैलाने वालों को क्या बोलोगे? नहीं 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 कभी नहीं। भाई वाह, गाना सुन के तो मजा आ गया। चलो अब खेलते हैं एक नया खेल। क्या कहा? कहाँ? अरे भाई मीना की क्लास में। बच्चों आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। आज मैं आप सबको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे, ठीक है? तो आज का अक्षर है ह। सबसे पहले बताओ ह से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ मीना बताओ। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। शाबाश मीना। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? भारत के एक मशहूर बांसुरी वादक। बिल्कुल ठीक कृष्णा। बहन जी, मैंने अखबार में पढ़ा था कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तुमने बिल्कुल ठीक पढ़ा है मीना। चलो बच्चों, अब ह से किसी जानवर का नाम बताओ। हिरन। शाबाश मोनू। और बच्चों, हिरन किस चीज के लिए जाना जाता है? तेज भागने के लिए। बिल्कुल ठीक। चलो अब ह से शुरू होने वाली कोई चीज बताओ। हल। शाबाश। और हल कौन चलाता है? किसान। हाँ। और बताओ ह से किसी जगह का नाम? हरियाणा। शाबाश सुमी। और हरियाणा की राजधानी का नाम है? चंडीगढ़। शाबाश। पता है चंडीगढ़ एक और राज्य की राजधानी भी है और वो राज्य है पंजाब। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पीओ बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, ओ खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अभी हमारे सभी साथी सुन रहे थे मीना की कहानी मधुमक्खी का छत्ता।
वही हुआ ना जिसका डर था। उस पर मारा गया चौक का टुकड़ा और सारी मधुमक्खियां भागकर कक्षा में घुस गई। पर देखो, हमें ऐसा नहीं करना। किसी भी प्राणी को जब हम सताएंगे तो हमला हमारे ऊपर ही होगा। लेकिन कहानी की असली सीख क्या थी? साफ सफाई का ध्यान रखना। शौचालय का प्रयोग करें तो उसे भी अपनी तरफ से साफ सुथरा रख करके आएं। नहीं तो आपको पता है ना कि हम लोग खुद जो है इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। तो इस कहानी की सीख तो आप लोगों ने सीख ही ली होगी। आगे चलते हैं कक्षा 7 के लिए विषय संस्कृत रुचिरा का पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। और आपके लिए आज की जो अध्यापिका जी हैं वो है शिवांगी तिवारी। प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि इस मुश्किल समय में आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। चलिए हम सभी आज नानी के घर चलते हैं। अरे चौक क्यों गए? सच में नहीं, कल्पना में, यादों में। कितना मजा आता है ना नानी के घर। सब हमारे वहाँ जाने से कितने खुश होते हैं। नाना नानी, मामा मामी, भैया दीदी, मौसी सभी एक साथ इकट्ठे होते हैं। सुबह से शाम बस खेलना, पेड़ों पर चढ़ना, गर्मी में ठंडी ठंडी छाछ और शरबत पीना, मीठे आम खाना और तो और खाने में बढ़िया बढ़िया चीजें। रात में सभी का एक साथ खुले आंगन में सोना, चांद तारों को निहारना और सबसे मजेदार नाना नानी से कहानियां सुनना। कैसे हम सभी भाई बहन आपस में झगड़ा करते हैं जिससे कि नाना नानी के सबसे पास में सोकर कहानियां सुन सकें। चलो तुम बताओ, गुंजन, मधु, आयुष, तुम्हें कौन सी कहानी सुनी है? अरे वाह, गुंजन ने तो कबूतरों के झुंड वाली कहानी सुनी है जो जाल लेकर उड़ जाते हैं। और मधु का कहना है उसे परियों की कहानी पसंद है जिसमें राक्षस सभी परियों को अपने महल में बंद कर देता है। और आयुष को पसंद है एक चित्रकार की कहानी। प्यारे बच्चों, हम भी आज एक कहानी पढ़ेंगे और हमारी आज की कहानी है संस्कृत भाषा में। इस कहानी का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। आप सभी मेरे साथ बोलिए, दुर्बुद्धि विनश्यति। हाँ, इसका अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाले जीव का विनाश होता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने हित की बात न मानकर क्रोध में मूर्खता दिखाते हैं उनका विनाश हो जाता है। चलो अब जल्दी से पता लगाओ ये कहानी किसके बारे में है। अरे हाँ, मैं कुछ संकेत देती हूँ। तो यह कथा एक ऐसे पशु की है जो बहुत धीरे धीरे चलता है और हाँ, उसकी पीठ पर एक बहुत कठोर कवच भी होता है। क्या अब भी नहीं समझे? अरे वही जिसने खरगोश के साथ दौड़ जीती थी। हाँ, अब बिल्कुल सही समझे। हमारी कहानी है एक कछुए के बारे में। इस कछुए का नाम है कम्बुग्रीव और इस कहानी में है दो पंछी, बहुत सुंदर, चंदा मामा जैसे एकदम सफेद दो हंस। उन दोनों हंसों के नाम हैं संकट और विकट। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक सरह अर्थात तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम वाले दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। उन दोनों हंसों संकट और विकट का मित्र एक कम्बुग्रीव नाम का कछुआ भी वहीं रहता था। कूर्म का अर्थ है कछुआ। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एकदा अर्थात एक बार, धीवराः मछुआरे वहां आए। बच्चों, मछुआरे वो होते हैं जो नदी, तालाब, समुद्र से जाल फेंककर मछली आदि पकड़कर बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। मछुआरों ने तालाब पर आकर कहा, हम कल यहाँ मछली, कछुए आदि मारेंगे। श्व का अर्थ है आने वाला कल और मत्स्य का अर्थ है मछली। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। मछुआरे जब अगले दिन मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालेंगे, उसमें हमारी कहानी का कम्बुग्रीव कछुआ फंस गया तो फिर एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता अधुना किम अहम करोमि। ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, अरे मित्रों, क्या तुमने मछुआरों की बातें सुनी? अब मैं क्या करूँगा? बच्चों,
जैसे ही सारे मछुआरे गए, कछुआ तालाब से बाहर आया, क्योंकि कछुआ तो पानी के अंदर रहता है और हंस पानी के ऊपर यानी बाहर। बाहर आते ही उसने अपने दोनों दोस्तों को आवाज लगाई और अपनी चिंता बताई कि अगर कल वह मछुआरों के जाल में फंस गया तो लोग उसे मारकर खा जाएंगे या बेच देंगे। हमारा कछुआ परेशानी में फंस गया और परेशानी आते ही उसने अपने मित्रों को याद किया। आप सभी बच्चे भी ऐसा ही करते होंगे, किसी भी मुश्किल के आने पर अच्छे दोस्त के पास जरूर जाते होंगे। तो कछुए को चिंता में देखकर हंस बोले, हंसौ अवदताम प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। हंस बोले, सुबह जो सही लगे वही करना। हंसों ने भी अपना उत्तर दे दिया कि वे अभी तो इसका हल नहीं जानते, लेकिन जब कल सुबह मछुआरे आएंगे तब जो सही लगे कर लेना, हो सकता है तुम उनके जाल में फंसो ही न। कूर्मः अवदत् मैवम तद यथाहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। कछुआ बोला, माँ एवं ऐसा नहीं होगा, अर्थात कल तक इंतजार नहीं कर सकते। कछुए को तो डर है कि वह पकड़ा जाएगा, तो वह कहता है जिस भी तरह से मैं दूसरे हृद अर्थात किसी दूसरे तालाब को चला जाऊं, ऐसा कोई उपाय करो। बच्चों, कछुए ने भी सोच लिया कि अगले दिन पकड़े जाने से बचने का एक यही रास्ता है कि वह यह तालाब छोड़कर दूसरे तालाब को चला जाए। कछुए ने विचार तो अच्छा किया है कि अगले दिन उन शिकारियों के आने से पहले वह यहाँ से चला जाएगा। लेकिन बच्चों, क्या तुम भी इस परेशानी को समझ रहे हो? क्योंकि न तो कछुए के पंख हैं और न ही उसे उड़ना आता है, और अगर कछुआ जमीन के रास्ते जाना चाहेगा तो भी वह नहीं जा पाएगा, क्योंकि जमीन पर कछुआ बहुत धीरे चलता है। फिर हंसौ अवदताम आवाम किम करवाह। दोनों हंस बोले, अब हम क्या करें? अर्थात दोनों हंसों को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि कछुआ सुरक्षित दूसरे तालाब में कैसे पहुंचेगा। कूर्मः अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से ही कहीं और जाना चाहता हूँ। अरे, ये कछुए ने क्या कहा? बच्चों, आप सभी भी चौंक गए ना कि कछुआ आकाश के रास्ते कैसे जाएगा? उसके तो पंख ही नहीं है। न ही हंस इतने बड़े कछुए को पीठ पर बैठा सकता है। जैसे हम सभी को आश्चर्य हुआ ना, उसी तरह हंसों को भी आश्चर्य हुआ। तो हंसौ अवदताम अत्र कह उपायः। हंस भी बोले, अब यहाँ क्या उपाय है? अर्थात तुम आकाश के रास्ते कैसे जाओगे? कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम् अहं काष्ठदण्ड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तो कछुआ बोला, तुम दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी का डंडा पकड़ लो, मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के सहारे आराम से चला जाऊंगा। बच्चों, कच्छप का अर्थ भी कछुआ ही होता है, और चंचुआ का अर्थ है चोंच, और काष्ठ दंड का अर्थ है लकड़ी का डंडा, और अवलंब्य का अर्थ है लटक कर। तो ये युक्ति है कछुए की। वह जानता है कि एक अकेला हंस कछुए को नहीं उठा पाएगा, लेकिन दोनों मिलकर तो उठा सकते हैं। तो उसने तरीका लगाया कि एक लकड़ी को दोनों हंस अपनी अपनी चोंच में पकड़ लेंगे और वह बीच में लटक जाएगा। वाह, हमारा कछुआ तो बड़ा ही चतुर निकला। साथ ही वह आसमान में उड़ने का भी आनंद उठा सकेगा। तो हंसौ अकथयताम संभवति एषः उपायः। फिर हंसों ने भी कहा, यह उपाय तो संभव है, ऐसा हो सकता है, किंतु अत्र एकः अपायो वर्तते। लेकिन हंस कहते हैं इसमें भी एक हानि है। हंस को इसमें एक परेशानी दिखाई देती है। अरे, इतने अच्छे उपाय में क्या गड़बड़ होगी? तो हंस बताते हैं, आवाभ्याम नीयमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम अतः त्वम अत्रैव वस। तुम्हें लेकर जाते हुए हम दोनों को देखकर लोग जरूर कुछ बोलेंगे। यदि तुमने उत्तर दे दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः तुम यहीं रहो। प्यारे बच्चों, हंसों की चिंता भी सही है। यदि आप कभी किसी कछुए को उड़ते देखो आसमान में, तो
आश्चर्य होगा ना। उसी तरह दूसरे तालाब तक जाते हुए रास्ते में जमीन पर दूसरे लोग तो होंगे ही। हो सकता है वे लोग कछुए की तारीफ करें, हो सकता है उसे भला बुरा कहें, लेकिन अगर कछुए ने उनको उत्तर दे दिया तो फिर वह गिर जाएगा, क्योंकि लकड़ी तो उसने मुंह से पकड़ी होगी। मुंह खोलते ही वह इतनी ऊंचाई से सीधा जमीन पर गिरेगा और फिर जीवित नहीं बचेगा। इसीलिए हंस उसे सलाह देते हैं कि तुम ऐसी तरकीब मत करो और बचने का कोई दूसरा उपाय देखो, यहीं रहो। तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कूर्म अवदत् किम अहं मूर्खः उत्तरं न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। यह सुनकर, दोनों हंसों की बात सुनकर क्रुद्ध हुआ, क्रोधित हुआ कछुआ बोला, किम अहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? अर्थात मैं मूर्ख नहीं हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः जैसा मैं कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। प्यारे बच्चों, कछुआ तो हंस की सलाह सुनकर गुस्सा हो गया। ऐसा हम सभी के साथ भी कभी न कभी होता ही है। लेकिन कछुए ने भी जिद पकड़ ली और हंसों ने सोचा कि अगर कछुआ मुंह नहीं खोलेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो वे दोनों तैयार हो जाते हैं। कछुआ बीच में मुंह से लकड़ी पकड़कर लटक जाता है और हंस कछुए को लेकर उड़ने लगते हैं। और वही होता है जिसकी हंसों को आशंका थी। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन्। उस प्रकार लकड़ी के डंडे से लटकते हुए कछुए को लोगों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच हम हो महद आश्चर्यम। और फिर वो लोग उसके पीछे दौड़ते हुए बोलने लगे, हम हो, अरे बहुत आश्चर्य है। प्यारे बच्चों, जानते हो इस घटना से मुझे मेरे बचपन की एक छोटी सी बात याद आ गई। जब भी हम कभी बचपन में आसमान से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देखते थे तो हम भी घर की छत पर चढ़ जाया करते थे और कुछ बच्चे तो गली में दौड़कर उसका पीछा भी करते थे। उसी तरह लोग भी आश्चर्य में दौड़ रहे थे और बोल रहे थे, हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। हंसों के साथ देखो कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति यद्यहं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। और कोई दूसरा व्यक्ति कहता है, यदि यह कछुआ किसी तरह निपतति गिर जाए तो अत्रैव यहीं पर पकाकर इसे खादिष्यामि, खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा आदमी बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि सरस तीरे इसी तालाब के किनारे इसे जलाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, और अन्य व्यक्ति बोलता है, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, इसे तो मैं घर ले जाकर खाऊंगा। इस प्रकार सभी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए कछुए के गिरने की और उसे पकाकर खाने की प्रतीक्षा करने लगे। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्ध जातः। उनके वो वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य सह वदत्, और दोस्तों के बताई हुई सलाह को भूलकर बोल पड़ा, यूयम भस्म खादत्, तुम सभी के सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पातितः, और उसी क्षण जब मुंह खोलकर उसने लोगों को जवाब दिया तभी वह कछुआ डंडे से भूमौ, भूमि पर, पातितः, गिर गया। पौरे सह मारितः, और लोगों ने उसे मार दिया। प्यारे बच्चों, आप सभी ने देखा कि अपने दोस्तों की अच्छी सलाह भूलने का और बेवजह क्रोध करने का नतीजा कछुए को क्या मिला। उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। यदि कछुआ शुरू में ही हंसों की बात सुन लेता तो शायद तालाब में सुरक्षित रहता। उसके पश्चात भी यदि वह लोगों की बातों पर क्रोध न करता, अपने अच्छे मित्रों की सलाह याद रखता कि उसे किसी भी हाल में मुंह नहीं खोलना है, तो शायद वह दूसरे तालाब तक सुरक्षित पहुंच जाता। नगर के लोग उसे किसी भी तरह नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि वह तो बहुत ऊंचाई पर था। लोग उसे देखकर केवल चिल्लाते रहते और उसके दूर उड़ जाने पर चले जाते। लेकिन कुछ देर के लिए अपने क्रोध पर नियंत्रण न रखने के कारण कछुए की मृत्यु हो गई। बच्चों, हमें भी कछुए की कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हम कभी अपने बड़े और अच्छे दोस्तों की सलाह को न भूलें और बिना सोच विचार कर जिद में कभी कोई काम न करें।
साथ ही कछुए ने जो युक्ति लगाई उड़कर जाने वाली, वो एकदम अनूठी और नई थी। समाज में भी अक्सर ऐसा ही होता है, जब कभी कोई नया काम किया जाता है तो जो कभी किसी ने न किया हो, तब लोग भी शुरू में बातें करते हैं, कई बार मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन व्यक्ति यदि सच्ची लगन से अपना कार्य करता रहे तो जरूर सफल होता है। तो प्यारे बच्चों, पूरी लगन से अच्छे कार्य करते रहो, अपने बड़ों की सलाह मानो और बेवजह जिद और क्रोध कभी मत करो। कहा भी गया है, सुहृदाम हित कामनानाम वाक्यम यो नाभिदंडति सह कूर्म एव दुर्बुद्धिः काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात सुहृदाम मित्रों के, हित कामना नाम हित के वचनों को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, वह कूर्म इव कछुए की तरह दुर्बुद्धि होकर काष्ठाद भ्रष्टो लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। बच्चों, हमें भी कछुए की कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि हम कभी अपने बड़ों और अच्छे दोस्तों की सलाह को न भूलें और बिना सोच विचार कर जिद में कभी कोई कार्य न करें। साथ ही कछुए ने जो युक्ति लगाई उड़कर जाने वाली, वो एकदम अनूठी और नई थी। कभी किसी ने ऐसा देखा या सोचा नहीं था। समाज में भी अक्सर ऐसा ही होता है, जब कभी कोई नया काम किया जाता है जो किसी ने पहले न किया हो, तब लोग भी शुरू में बातें करते हैं, कई बार मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन व्यक्ति यदि सच्ची लगन से अपना कार्य करते रहे तो अवश्य सफल होते हैं। जैसे जब दो बहनें गीता फोगाट और बबीता फोगाट के पिता ने उन दोनों को पहलवानी करना सिखाया, तब सभी ने लड़कियों के पहलवानी करने का विरोध किया। लेकिन वही फोगाट बहनें जब आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतती हैं, तो अब सभी लोग गर्व करते हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे आसपास हमें देखने को मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पूरी लगन से अच्छे कार्य करते रहो, अपने बड़ों की सलाह मानो और बेवजह जिद या क्रोध कभी मत करो। और कहा भी गया है, सुहृदाम हित कामनानाम वाक्याम यो नाभिनंदति स कूर्मैव दुर्बुद्धिः काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात सुहृदाम मित्रों के, हित कामना नाम अच्छे वचनों को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, वह कछुए जैसा दुर्बुद्धि होकर लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये तो थी हमारी कथा दुर्बुद्धि ही विनश्यति और इसकी अमूल्य सीख। इस कहानी से एक और महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है। इस कथा में बार बार कुछ अव्यय पदों का प्रयोग हुआ है। अव्यय पद वे शब्द होते हैं जो वाक्य में क्रिया, कर्ता या लिंग के अनुसार नहीं बदलते। जैसे दो वाक्य हैं, सीता कल वन जाएगी और मोहन कल वन जाएगा। इन दोनों वाक्यों में सीता के लिए जाएगी क्रिया का प्रयोग हुआ है और मोहन के लिए जाएगा एक पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है। यहाँ क्रिया अव्यय पद नहीं हो सकती क्योंकि वह कर्ता सीता और मोहन के अनुसार बदल गई है। दोनों वाक्यों में कल शब्द ऐसा है जिसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सीता कल वन जाएगी, मोहन कल वन जाएगा। दोनों वाक्यों में कल शब्द नहीं बदला। इसी तरह कल, अभी, यहाँ आदि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कभी किसी वाक्य में नहीं बदलते, अतः ये अव्यय शब्द हैं। आज की हमारी कथा में संस्कृत के कुछ अव्यय शब्द प्रयुक्त हुए हैं। जैसे तत्र, तत्र का अर्थ है वहाँ। अपि, अपि का अर्थ है भी। एकदा, एकदा का अर्थ है एक बार। श्वः, श्वः का अर्थ है आने वाला कल। अधुना, अधुना का अर्थ है अभी। यत्, यत् का अर्थ है जो। अत्र, अत्र का अर्थ है यहाँ। यथा, यथा का अर्थ है जैसे। तथा, तथा का अर्थ है वैसे, इत्यादि। तो बच्चों, हमारा एक काम ये भी है कि हम इस कथा को अपनी किताब से वापस पढ़ें और इन अव्यय शब्दों को छांट करके अपनी कॉपी में जरूर लिखें और इन्हें अच्छे से समझकर याद भी कर लें। तो बच्चों, आप सभी इसका अभ्यास कीजिए और हम फिर अगले पाठ में मिलते हैं। सभी स्वस्थ रहना, मस्त रहना।
अभी हमारे सभी श्रोता सुन रहे थे कक्षा 7 के लिए विषय संस्कृत रुचिरा का पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। अध्यापिका थी डॉक्टर शिवांगी तिवारी और इसकी समीक्षा की रीमा आहूजा ने। अब कक्षा 9 के जो विद्यार्थी है ना, वो इंतजार कर रहे हैं अपने विषय विज्ञान के पाठ 3 का, जिसका शीर्षक है परमाणु एवं अणु। और अध्यापक जी भी तैयार हैं, संजीव कुमार यादव। तो सुन लेते हैं ये पाठ। प्यारे बच्चों, चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। बच्चों, इस जगत में प्रत्येक पदार्थ अणु से बना है। तो चलिए आज हम अणु परमाणु की इस रहस्यहीन दुनिया की सैर करते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात व आदर्श रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाजकता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्नाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक फाकुधा कतायाम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित है। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर सहयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आंतवा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के 2 नियम प्रतिपादित किए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। बच्चों, एक प्रयोग द्वारा इसको समझते हैं। हम एक X और Y रसायनों का एक युगल लेते हैं। X में कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम, बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम, लेड नाइट्रेट 2.07 ग्राम तथा Y में सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम, सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम लेते हैं। X और Y युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलय 10 ml जल में तैयार कर लेते हैं। उपयुक्त तैयार युगल विलयनों में से Y के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लेते हैं एवं Y के विलयन को एक छोटी परख नली में लेते हैं। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाते हैं ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कार्क लगाते हैं। अंत्य वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लेते हैं। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे X और Y के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लेते हैं। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई। बच्चों, क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। फ्लास्क के मुख पर कार्क क्यों लगाते हैं। क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंत्य वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ। प्यारे बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन किया जा सकता है ना ही विनाश। स्थिर अनुपात का नियम। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है।
चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपयुक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउड ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रगति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाजकता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना बच्चों इस प्रकार से की जा सकती है। सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। प्यारे बच्चों, परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। परमाणु क्या होता है? प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी एंटी हील की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का एक छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में बच्चों इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें, फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकी की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है के बारे में अध्ययन करते हैं। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थों में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। वार्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। प्यारे बच्चों, प्रारंभ में तत्वों के नाम की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को सदैव छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। उदाहरण था, हाइड्रोजन को बड़े अक्षर में H में लिखा जाता है, कोबाल्ट को CO के रूप में लिखा जाता है।
इसमें पहला अक्षर सी बड़े अक्षर में और दूसरा अक्षर ओ छोटे अक्षर में लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अन्य अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं, जैसे क्लोरीन Cl तथा जिंक Zn इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। जैसे लोह का प्रतीक Fe है, जो उसके लैटिन नाम फेरम से उत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। परमाणु द्रव्यमान डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। प्यारे बच्चों, कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। वह तरबूज के बराबर 12 टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। बच्चों, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जैसे हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40 होता है। परमाणु का अस्तित्व अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयरन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयरन अत्यधिक संख्या में पूजित होकर वह द्रव बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तत्वों के अणु किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं। आर्गन Ar, हीलियम He जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं के ऐसा नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे 2 परमाणुक अणु O2 कहते हैं। यदि सामान्यता 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो हमें ओजोन O3 प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं के में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम यौगिकों के अणु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। आयरन धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं।
इन आवेशित कणों को आयरन कहते हैं। आयरन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयरन को ऋणात्मक तथा धन आवेशित आयरन को धनायन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl को लेते हैं, इसमें धनात्मक सोडियम आयरन Na+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयरन Cl- संगठन कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयरन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। इसके लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, रासायनिक सूत्र लिखते समय निम्न नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। आयरन की संयोजकता अथवा आवेशित संतुलित होना चाहिए। जबकि एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के सहयोग से निर्मित होता है तो धातु का नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO, जहां पर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं तथा कैल्शियम सोडियम आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयरनों की संख्या दर्शाने के लिए आयरन को कोष्ठक में लिखकर आयरनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। जैसे MgOH2 है। यदि बहुपरमाणुक आयरन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे NaOH। सरल यौगिकों के सूत्र दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकता लिखते हैं। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र तत्व प्रतीक H और Cl तथा संयोजकता 1 और 1 है। अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl है। आणविक द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उनके सभी संगठन परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम सूत्र इकाई द्रव्यमान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उनके सभी संगठक परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संगठक आयरन होते हैं। उदाहरण था सोडियम क्लोराइड, इकाई सूत्र NaCl। इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करते हैं। 1 गुणा 23U प्लस 1 गुणा 35.5U बराबर 58.5U। प्यारे बच्चों, आज आपने परमाणु एवं अणु के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करता हूं कि आपको इस जानकारी से काफी लाभ परीक्षा में होगा। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। कक्षा 9 के विद्यार्थी सुन रहे थे विषय विज्ञान का पाठ 3 परमाणु एवं अणु। छोटे छोटे हर यौगिक के परमाणु, उनके अणु, उनका समीकरण सभी सरलता से समझाया हमारे अध्यापक जी संजीव कुमार यादव ने, और इस पाठ की समीक्षा की थी नीलम पारीक ने। तो भाई अब इतनी सारी बातें हो गई, कुछ जो विद्यार्थी है ना वो तो बहुत उत्सुक हैं बातें करने के लिए। उत्सुक तो मैं भी हूँ, लेकिन हमारे सामने ना एक घड़ी लगा रखी है जो हमारे वक्त के पूरा होते ही अपनी जगह पे टिमटिमाने लग जाती हैं और हमें आगाह कर देती हैं कि आपके कार्यक्रम का समय जो है ना वो समाप्त होने वाला है। तो भाई अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे नए पाठों के साथ, नई मीना की कहानी के साथ। तब तक के लिए मनीषा अरोड़ा को दीजिए विदा। नमस्ते।
अभी आप सुन रहे थे